अभी ऋषि दयानंद के बारे में आपने बहुत सारी कुछ नई जानकारी भी मिली। अगर ये देखें कि ऋषि दयानंद और मध्यकालीन अथवा ऋषि दयानंद के समकालीन आचार्यों में मुख्य भेद क्या था। जिस समय सारे भारत के आचार्य केवल मुक्ति और अध्यात्म की बात कर रहे थे, उस समय ऋषि दयानंद ऐसे आए जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य के लिए विशेष शिक्षाएं जो वेदों के आधार पर थी दी। मनुष्य के जन्म से लेकर के मरण पर्यंत एक पूरा जीवन की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की, वैसा दूसरा कोई आचार्य नहीं कर पाया। दूसरी बात, ऋषि दयानंद के अतिरिक्त भारत का कोई भी महापुरुष राष्ट्र के विषय में कोई चिंतन नहीं दे पाया। ऋषि दयानंद ऐसे व्यक्ति थे जो अध्यात्म के साथ, जिनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना थी और राष्ट्र का दर्द था, राष्ट्र के प्रति दर्द था। तीसरी बात, ऋषि दयानंद के अतिरिक्त कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं था जो पश्चिमी विद्या से अप्रभावित होते हुए केवल अपने पुरातन वैदिक विद्या के आधार पर भारत को स्वावलंबी बनाने का स्वप्न देखता हो। मैं इसी बिंदु की बात करूंगा। ऋषि दयानंद के गुण गरिमा कितनी गाई जाए वो कम है, लेकिन क्या हमने ऋषि दयानंद के इस बिंदु को छुआ है? जिस समय हम ऋषि दयानंद की जन्म की 200वीं जयंती की ओर बढ़ रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना का 150 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं 2 वर्ष पश्चात, इन 150 वर्षों में क्या हमारे मस्तिष्क में कोई ऐसी कल्पना भी है कि हम पश्चिमी विद्या के बिना, पश्चिमी विज्ञान के बिना इस भारत को स्वावलंबी बना सकते हैं? हम कहते रहे वेदों में सब विद्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है यह दुखद है कि आर्य समाज का तीसरा नियम हमने मानना छोड़ दिया है, जो आर्य समाज का मूल है। आर्य समाज के 2 मूल है, पहला नियम और तीसरा नियम। आर्य समाज का फल है छठा नियम, और शेष सारे नियम है शाखा, पत्ती और फूल। हम संसार को उपकार के फल देने के लिए चले, लेकिन मूल हमारा नहीं रहा। सब वेद पढ़ना पढ़ाना जो परम धर्म था वह नहीं रहा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इस पे हमारा विश्वास नहीं रहा। यदि ऐसा हो जाता तो हमारी अपनी एक शिक्षा पद्धति होती, हमारा अपना एक विज्ञान होता, लेकिन हम संस्कृत के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं दे पाए। आज हम लोग, हमारा देश संस्कृत, हिंदी और आयुर्वेद के अतिरिक्त कोई चौथे विषय में संसार को कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता। यही कारण है कि सारा देश बौद्धिक दास्ता से ग्रस्त है। आप यज्ञ भी करेंगे, संध्या भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, प्रवचन भी करेंगे, सुनेंगे भी, पढ़ेंगे पढ़ेंगे भी, गुरुकुल खोलेंगे, लेकिन इनमें से आप वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकते, इनमें से आप डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते, इनमें से इंजीनियर पैदा नहीं कर सकते, और बिना इनके पैदा हुए देश चल नहीं सकता। क्या योजना हमारे पास, हमें सोचनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, केवल ऋषि दयानंद ने नहीं कहा, सारे ऋषियों का यह मंतव्य था। हम गाते रहे पुराने समय में भारत बहुत महान था, बहुत टेक्नोलॉजी था, बहुत साइंस था। आज क्या है? हम उसी प्रकार से कहते हैं जैसे कोई अरबपति का बेटा जो स्वयं भिखारी बन चुका हो, दूसरों से मांगता हो और फिर कहता हो कि मैं अरबपति का बेटा हूं, वह स्थिति हमारे प्यारे भारत की बनी। उस समय मुझे याद नहीं है, हरविलास शारदा जी की लिखी हुई जीवनी में स्वीडन या स्पेन का कोई अखबार लिखता है
कि स्वामी दयानंद भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास करता है कि भारत केवल अपने बल पर भी उन्नति कर सकता है। ऋषि दयानंद को जीने का समय नहीं मिला, पर हम तो 150 साल जिए। हमने क्या किया? वेद प्रचार बहुत किया, लेकिन विज्ञान नहीं रहा। यह विज्ञान होता तो हमारी पीढ़ी मैकाले की दास नहीं बन गई होती। संध्या यज्ञ कीजिए, आप अपनी पीढ़ी को पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह से नहीं बचा सकते। आज आत्मनिरीक्षण करने का समय है। क्या आपके बच्चे पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित नहीं है? क्या आपके बच्चे मैकाले की शिक्षा लेने के लिए विवश नहीं है? व्यवस्था कमजोरों की होती है, व्यवस्था बुद्धिहीनों की होती है, विद्वानों की नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संपूर्ण आर्य जगत इस बात पर विचार करे, और मैंने इस दिशा में कदम उठाया है और अपना जीवन इसलिए समर्पित भी किया है। माननीय डॉक्टर साहब जब मंत्री थे, आज हमारे प्रधान संरक्षक हैं, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। आदरणीय दीनदयाल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय कोठारी साहब ये भी उपाध्यक्ष हैं। जब आप मंत्री थे तो मेरी पुस्तक पूरी हुई थी, छपी थी, वेद विज्ञान आलोक। मैंने आपसे कहा था मैं अपनी इस थ्योरी को वैदिक रश्मि सिद्धांत यूरोपियन संघ के सभी देशों, इंग्लैंड और अमेरिका में वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से कॉपीराइट है, और भारत में वेद विज्ञान आलोक नाम से 2800 पृष्ठ का बहुत बड़ा ग्रंथ है। 18 देशों में पहुंच गया, नासा में भी है। नासा में इसको पढ़ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लैब सर्न में इसको पढ़ रहे हैं और हमारे वीडियो सुन रहे हैं। लेकिन क्या हम जगेंगे? मैंने कहा था, डॉक्टर साहब से निवेदन किया था कि मैं अपनी थ्योरी संसार के भौतिक वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी BHU में, जो छल का शिकार होकर के राष्ट्रीय रह गई। फिर भी हमने चैलेंज किया, 80 प्रश्न किए थे आधुनिक वैज्ञानिकों के सामने, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। आज फिर हम सिरोही में कर रहे हैं 22, 23, 24 मार्च को। बिग बैंग थ्योरी संसार का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है सृष्टि का, उसको हम फिर चैलेंज करेंगे। और हमारे साथ कई वैज्ञानिक जुड़े हैं, उनके सामने चैलेंज करेंगे। उसका प्रचार भी हुआ है। जो IIT यूनिवर्सिटी से जिसको आना चाहे आए। तो जब तक हमारी अपनी शिक्षा नहीं होगी, अगर कोई देश रेलगाड़ी है तो शिक्षा उसकी पटरी है, शिक्षा राजनीति की भी पटरी है, शिक्षा आर्थिक नीतियों की भी पटरी है, शिक्षा हमारी संस्कृति की पटरी है। हमारी शिक्षा समाप्त होगी, भ्रष्ट होगी, मैकाले की शिक्षा में जीना पड़ रहा है। तो शिक्षा को बदलने के लिए विचार करना होगा, सभी विद्वानों को मिलकर के इस पर विचार करना होगा। अंत में बस इस समय कार्यक्रम के समय में विषय में तो मैं आदरणीय भाई अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सन 92 के नवलखा को भी मैंने देखा था और आज भी देखा है, मैं तो आता रहता हूं। एकदम बदल गया है इसका। वैसे तो इनके सभी ट्रस्टी मुझे जानते हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन अशोक जी का विशेष रचनात्मक दृष्टि, उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत है। यहाँ अशोक जी नहीं है, पर इसको देख करके अवश्य लगा कि हमारे शिष्य प्रिय विशाल आर्य एक ऐसी चित्र दीर्घा अथवा चलचित्र दीर्घा बनाना चाहते हैं, उसको देख करके सारी सृष्टि समझ में आ जाए। वो केवल फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि नासा और दुनिया की सबसे बड़ी लैब के वैज्ञानिक भी उसको देख करके मार्गदर्शन प्राप्त करें, ऐसी हम दीर्घा बनाना चाहते। और उसमें अशोक जी अवश्य काम आएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि अच्छी है, और अशोक जी और विशाल इनका आपस में तालमेल भी बहुत अच्छा है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सबसे ही, क्योंकि मेरी आदत है समय में समाप्त कर देना, 10 मिनट दिए थे, आप सबसे मैं ये प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कि क्या
ऋषि की जो कल्पना थी, स्वावलंबी भारत, स्वतंत्र भारत, अखंड भारत, क्या आज है? स्वतंत्र, बौद्धिक स्वतंत्र नहीं है। और जो देश और जो व्यक्ति बौद्धिक दास बन जाता है, वो कभी न कभी राजनीतिक दास भी बनता है, बनना पड़ता है उसको। जो बौद्धिक दास नहीं बनता, जब भारत बौद्धिक दास नहीं था तो क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्होंने राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त की। लेकिन जब बौद्धिक दास सारा देश हो जाए तो कोई ऋषि दयानंद आके ये नहीं कहेगा स्वराज्य हमारा, हमें स्वराज्य चाहिए। कोई श्रद्धानंद नहीं आएगा, कोई लाला लाजपत राय नहीं आएगा। ये वे लोग थे जो बौद्धिक रूप से स्वतंत्र थे। आज इसका अभाव होता जा रहा है। आप सोचिए कि मैंने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है। स्वयं के हृदय में देखिए, अपने परिवारों को देखिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए, समाज को देखिए। क्या हम पश्चिमी विद्या विज्ञान के बिना बढ़ सकते हैं? क्या जीवन यापन कर भी सकते हैं? क्या अगर नहीं कर सकते तो क्या वेद इतना ही है कि पढ़ ले, पढ़ा ले, प्रवचन कर दे, बस हवन कर ले, इतना ही है? अगर इतना ही है तो फिर हमें बौद्धिक दास बन के जीना पड़ेगा और कभी न कभी राजनीतिक दासता भी आएगी। ईश्वर हमको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। ओम शंभु।